बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। यूनिक ये रिक्वेस्ट 5 वक्त की नमाज अदा करें बाकायदगी से, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, दुरूद पढ़ें, ईमान तलब करें, मग़फ़रत तलब करें, इस्तक़ामत तलब करें। ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब हो, अल्लाह करम करे। और ईमान पे ही ख़ात्मा जो है वो अल्लाह हमें नसीब करे। और स्टूडेंट ये दुआ करें पूरी दुनिया के लोगों के लिए, जानदारों के लिए, कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द जल्द ख़त्म कर दे और नॉर्मल लाइफ में हम आ जाएं। और साथ ही साथ जो है ये भी बात है कि ये दुनिया जो है ये अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के तहत गुजारनी। ये नहीं कि अभी ये मसला पड़ा हुआ है तो हम जो है अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। ठीक है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई बेहतर बात तो नहीं ना कि अगर वबा है तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह करम करे वबा ख़त्म हो जाए, फिर हम उसी डगर पे आ जाएं। तो फिर जो है कितनी हमें मिसालें मिल चुकी हुई हैं कि अगर इस तरह हुआ तो फिर जब मसला पड़ा, जब अज़ाब आया तो पहले से बड़ा अज़ाब आया कि ये मजाक बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जो टॉपिक जो हम कर रहे थे, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमने ऑपरेटर का टॉपिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पर हमने देखना था। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ये मैं सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। जो हमने आउटपुट वाली बात की थी वो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्राम एग्जांपल कैसे लिखा जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ से आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। सुन, अब ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर की मदद से अब हम वर्किंग देखते हैं। सपोज़ अगर हमने इससे पहले ये वो एरर वाला था, ठीक है, प्रोग्राम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अब उसको पहले देखते हैं और फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं जो हमने प्रोग्राम किया था। अब ये देखें ना, ये तो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए एरर बताया जा रहा है, अदरवाइज़ वो जो लाइन्स थी उसमें तो ये मेन तो नहीं ना लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो इस हवाले से अगर हम ये बात करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये 3 एरर आ रहे हैं। अब वो देखें, वो यही कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है CH1 का वेरिएबल, वो क्या बता रहा है कि CH1 का वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं हुआ। अब आप ऊपर तो आपने CH के नाम का वेरिएबल बनाया ना, तो अब ये जो है ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से एरर देखना और वो जो पेपर में अगर आता है तो उसके वाले से लिखना, ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो वो ये कह रहा है, आपने ये एरर थोड़ी इसको पेपर में बताना है कि अनडिफाइंड सिंबल CH1। बात ये है कि या तो आप वो वेरिएबल का नाम ऊपर CH1 कर दें या इधर CH कर दें। अगर आप यहाँ पे कुछ भी देखें ना, यहाँ पे अगर मैं CH कर देता हूँ तो अगर अब यहाँ पे इसको चलाते हैं तो वो एरर निकल गया, वो एरर निकल गया ना। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जी स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। अगर इसी के वाले से देखते हैं, अब हमें क्या बात की है कि जहाँ पे कर्सर आता है, हमने क्या बात की थी कि अगर सी लैंग्वेज में एरर आता है, आपने उस लाइन को भी देखना होता है, उसे प्रीवियस लाइन को भी देखना होता है, दोनों बातों को ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे कर्सर यहाँ आ गया, लिखा गया हुआ स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, ठीक है। और उन्होंने जो एरर रीड करते हुए ज़हन में रखना है कि पूरी लाइन देखनी है, स्टेटमेंट मिसिंग और आगे सेमीकोलन भी लिखा हुआ है। तो अब ये इसी यहाँ पे ही है और इसी लाइन पे एरर है, तो मैंने इसको ये ख़त्म कर दिया। अब जब मैं चलाऊँगा, अब इसमें तो कोई एरर नहीं दिखा रहा, ठीक है, वो तो वार्निंग दे रहा है ना कि वो आपने वेरिएबल बनाया, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अब ये देखें कि ये अब लॉजिकल एरर है, वो भी बेटर है कि आप इसको सॉल्व करें ना। अब CH जो है उसके हवाले से, CH जो है आपने करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो उसमें वैल्यू आपको करेक्टर ही स्टोर करानी चाहिए ना। तो उसमें आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं ये 2, और 2 तो न्यूमेरिक है, तो ये भी एक लॉजिकल एरर है, वो शो नहीं कर रहा, इसको वो ज्यूम कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन ये लॉजिकल एरर है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आता है, ये आप हेल्प के तौर पे तो ये जो भी एरर वाले क्वेश्चन हैं वो इस सॉफ्टवेयर में पुट करके और ऊपर ये मेन लिख कर, ये STDIO लिख कर आप इसको चेक कर सकते हैं, डबल चेक। लेकिन अब यहाँ पे एरर जो आते हैं वो ये इंडिकेट करता है, और आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने वो जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं उसके हवाले से उसका आंसर लिखना होता है। ये तो आप
इसके साथ फेमिलियर होते जाएं, आपको इस सॉफ्टवेयर का पता चलता जाए, इसलिए हम जो एग्जांपल इसमें करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये करते हैं, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाया तो देखें फिर एरर नहीं आया। वो तो वार्निंग है ना, कि वार्निंग जो है कि ये CH2 जो है आप उसको यूज़ नहीं किया, CH1 को आपने यूज़ नहीं किया। अब इधर तो उसने कोई एरर नहीं दिया, ये हमारे पास लॉजिकल एरर है ना। बेटर है कि आप इसको सिंगल कोड में लिखें, ठीक है, सिंगल कोड में लिखें। ये लिखते हैं तो ये जो है, अब इसको जब आप चलाएंगे तो सेम सिचुएशन तो सेम है, लेकिन वो एरर जो है हमारे सॉल्व हो चुके हुए हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब इसको अगर हम ख़त्म करते हैं और वो जो हमारे पास ये, मैं F3 प्रेस करता हूँ, F3 प्रेस करके जो है, अब वो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे थे, वो जो हमने ये किया हुआ था, ये देखें, ये हमारे पास ये प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम मैं आपको पहले, ये देखें, ये प्रोग्राम था ना जो हमने लास्ट टाइम हमने किया था लेक्चर में, और उसको देखे कह रहे थे कि हम इस नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग देखेंगे। अब ये देखें, वही प्रोग्राम है। A और B के वेरिएबल बनाए, वैल्यू रखवाई है, और अब आप ये कर रहे हैं A+B, A-B, मल्टीप्लाई B, डिवाइड B और एक रिमाइंडर B। और ये A+B का जवाब जो है ये %D की जगह आ जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि ये आपको नज़र आ जाए, क्योंकि ये जो इसका जो कलर है वो ऐसे ही आता है, इसलिए। अब ये देखें, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता है। A+B जो है उसका जवाब जो है वो A+B एवेल्यूएट हुआ, 10 + 5 15 हुआ, और इसका जवाब जो इसकी जगह आएगा %D, ठीक है। इस फॉर्मेट में देख रहे हैं ना, D लिखें या I लिखें। A+B एवेल्यूएट किया, जवाब इसकी जगह रिप्लेस हो गया। प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करना, वो डबल कोट्स में जो लिखा होता है उसको प्रिंट करता है। लेकिन अब इसके दो हिस्से हैं, पहले सेकंड हिस्से को आर्गुमेंट को एवेल्यूएट किया गया, A+B का जब 15 आया, %D की जगह रिप्लेस हो गया, तो जवाब आ गया A+B = 15। बैकस्लैश n अगली लाइन पे लेके जाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर हम इसको चलाते हैं, इसको प्रोग्राम को नॉर्मल अगर मैं चलाऊं, और गेट ch जो है वो हमें ऑल्ट F5 नहीं करना पड़ता, प्रोग्राम के आखिर में लिखा जाता है गेट करेक्टर गेट ही किया जा रहा है, लेकिन इसको अभी पॉज करने के लिए ताकि ऑल्ट F5 ना करना पड़े उसके लिए कर रहा है, अदरवाइज तो गेट करेक्टर ही है। कंट्रोल F9 किया तो देखें ये जवाब क्या आया, A+B वो जो साथ मैसेज था और उसकी वैल्यू जो थी वो %D की जगह वो आया, A-B 5, A × B 50, A/B आप जो कर रहे थे तो ये आप डिवाइड करके वो आपको दिखा रहा है, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 5, तो 10 को जब 5 से करते हैं तो 2 ही जवाब आ रहा है, और रिमाइंडर करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। और ये देख लें, ये आखिरी जो बात अगर आप देखें कि यहाँ पे उसने क्या शो किया, एक दफ़ा % का निशान है मैसेज में, ठीक है, और इधर आपने क्या लिखा हुआ है, इधर आपने ये 2% के निशान डाले हुए, ठीक है। तो ये सिर्फ % का सिंबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ज़हन में रखें। प्रोग्राम जो है इसमें देखें, वो जो बैकस्लैश n आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, अगर ये मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहीं से भी ये बैकस्लैश n जो है ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको साथ मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये प्रोग्राम, अगर ये मैं ख़त्म करता हूँ, ये मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब जब मैं प्रोग्राम चलाऊँगा, ये देखें ये क्या हो रहा है, वो एक ही प्रिंट एफ के बाद दूसरा प्रिंट एफ एक ही लाइन पे दिखाता जा रहा है। देखें A+B = 15, A-B = 5, A × B। तो इसलिए जो है ये मैसेज जो है अगली लाइन पे प्रिंट करने के लिए जो है ये हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये बात हमने की हुई है। अगर अब मैं ये नहीं करता, ये मैंने पहले भी आपको बात बताई हुई है कि अगर हम इस तरह, अब ये मैं अगर ये लिखता ही नहीं हूँ और मैं ये कहूँगा जी ये प्रिंट कर दे, ठीक है, तो अब ये देखें ये क्या करेगा, इसमें वो एरर दे देगा कि ये जो है आपको वो फॉर्मेट बताना है कि ये जो है इस तरह प्रिंट नहीं होता। इसके लिए जो है वो ये लाइंस ये लिखी जा रही हैं ताकि आपको, इसके लिए क्या कहा था कि मिनिमम आप डबल कोट के अंदर जो है आप लिख देंगे ये % का सिंबल, अगर आप I भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, ये आप लगा देंगे। तो आप ये देखें
अब आप जब ये करेंगे तो ये 15 उसने जवाब दे दिया, क्योंकि आपने मैसेज नहीं लिखा हुआ था, आपने कहा था a+b का जवाब जो है वो इंटीजर फॉर्म में दिखा दे, तो आपको a+b = 7 नहीं आया, क्योंकि लिखा नहीं ना हुआ आपने। अगर वो आप लिखेंगे तो फिर a+b फिर = आप जो लिखते हैं वो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज आई करें या वो करें, इस तरह आप जो है ये जब करेंगे, अब क्योंकि एक ही लाइन पे आता जा रहा है, क्योंकि हम वो अगली लाइन पे कमांड उसको नहीं लिख रहे, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ये हम ये करेंगे, वही प्रोग्राम अगर हम ये कर लें तो ये हमारे पास, ठीक है, ये जब इसको चलाएंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस हवाले से ये हमारे पास ये प्रोग्राम चल रहे थे। बाकी वो आउटपुट वाले जो प्रोग्राम हैं वो जो हमने इनिशियल लेवल पे किए थे, तो आउटपुट वाले प्रोग्राम जो है, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर अगर हमारे पास ऑन है तो ये आउटपुट वाले प्रोग्राम जो हैं वो हम कर लेते हैं। तो अब आउटपुट के प्रोग्राम जो हमने किए थे वो जो आपको मैंने करके बताए थे, ये देखें, ये वो प्रोग्राम था जो हमने किया था, ये प्रोग्राम कि ये वैल्यू हमने रखवाई है और इसका आउटपुट अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो उसने आपको ये कहा ना कि ये आंसर देना है उसमें पेपर में, तो इसके लिए जो है ये तो प्रिंट कराने के लिए जो है ये हमने प्रिंट एफ लिखा, अदरवाइज़ तो वो ये लाइन तो लिखी नहीं ना हुई थी, प्रिंट एफ की तो लाइन थी ही नहीं। वो तो उसने कहा था कि आप जो है ये वेरिएबल में ये वैल्यू रखवाई, ये वेरिएबल में ये वैल्यू रखवाई, जब ये प्रोसेस हुआ तो क्या जवाब आया, तो ये तो लाइनें लिखी नहीं ना हुई थी, ठीक है ना। अगर आप इसको सपोज़ अगर इसको इग्नोर करते हैं, कोई लाइन ना चलानी हो, इग्नोर करने के लिए ये सिंबल लगाया जाता है, तो ये लाइन नहीं होती। अब प्रोग्राम तो आप ये समझ लेंगे तो प्रिंट टाइप की लाइनें नहीं लिखी हुई, तो लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं ए और बी की वैल्यू क्या है, तो फिर मुझे तो प्रिंट टाइप ही लिखना पड़ता है ना। तो इसलिए जो है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लगाई है, क्योंकि उसमें तो जो एरर जो आउटपुट था उसमें तो इंक्लूड और ये मेन भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो देखें ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 15 आ गई है। हमारे पास जो था अवेलेबल क्लियर स्क्रीन भी उसके अंदर ज़ाहिर नहीं था, इतनी लाइन सिर्फ लिखी हुई थी, ठीक है, क्लियर स्क्रीन इस तरह नहीं थी। यानी ये जो लाइन, इस तरह की लाइन जो हैं क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में थी और आपसे पूछा गया कि वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, वेरिएबल बी की वैल्यू क्या है। लेकिन अब जो है जब इस प्रोग्राम में लिखेंगे तो इतनी लाइन लिखने से तो प्रोग्राम नहीं ना चलेगा। इसके लिए जो है क्योंकि प्रिंट टाइप इस्तेमाल करना है तो stdio इस्तेमाल किया गया, और अगर आप ये क्लियर स्क्रीन गेट ch इस्तेमाल करना है तो इसके लिए कॉनियो लिखना पड़ा, ठीक है। तो बाकी जो है मेन भी लिखना है, इसलिए बाकी लाइंस, ये इस लाइंस को इस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर में लिखने के लिए मैंने लाइंस ऐड की हैं। अदरवाइज तो क्वेश्चन सिर्फ इतना था जो आपको हाईलाइट हो रहा है कि जी इतना जो है, इसमें क्लियर स्क्रीन भी ज़ाहिर है उसमें नहीं था, ये लाइन लिखी थी और बताया था कि जी ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो ये तो आप पेपर में करेंगे ना रिटर्न फॉर्म में, उसमें ये सॉफ्टवेयर तो नहीं ना होगा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में लिखने के लिए जो है ये आपको ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लगाई ताकि आप ये प्रोग्राम अगर इसमें लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने वो जो आउटपुट वाले प्रोग्राम्स थे वो हमने किए। उसके बाद मज़ीद जो हमने प्रोग्राम आउटपुट वाले जो देखे थे वो हमारे पास ये a+b a-b ये हमने किया, ठीक है, जो हमने उसके लिए भी एक्स्ट्रा मुझे प्रिंट आउट लिखना पड़ता है। जब ये लिखा तो a की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 3 आ गई, इंटरचेंज हो गई। इस तरीके ये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगर ये सॉफ्टवेयर में लिखना होता है तो कैसे किया जाता है। ये भी वैल्यू इंटरचेंज हो रही थी, उसकी वैल्यू उसमें चली गई, और प्रिंट टाइप तो मुझे लिखना पड़ता है ना। तो ये ज़रा ज़हन में आप रखेंगे कि इस तरीके से आपने ये करना है। ये भी एक है, ये भी प्रोग्राम, इसमें आपको प्रिंट टाइप जो है एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ये प्रोग्राम जो है अभी आउटपुट में अभी हम करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो था हमारे पास, ये अब सॉफ्टवेयर की मदद से किया। अब मज़ीद जो है अपनी स्लाइड जो हैं वो आगे लेके चलते हैं। मैं साथ साथ देखें जो टॉपिक होता है मैं साथ साथ कोशिश करके आपको बता रहा हूँ कि स्लाइड्स में अगर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो ये जो है आप
या हम स्लाइड की तरफ जो है चलेंगे और इस सॉफ्टवेयर में आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सॉफ्टवेयर मज़ीद यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है जिसको अगर आप मैथ के वाले से सपोज इक्वेशन बोल देते हैं, तो आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो है आप कांस्टेंट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जाएंगे। एन एक्सप्रेशन क्या है? पहले एक्सप्रेशन में भी है कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल है, या डिफरेंट ऑपरेंट्स का कम्बिनेशन, चाहे वो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटर हम कर चुके हुए हैं। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। ऑपरेंट इज़ द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेंट वो वैल्यू है जिस पर ऑपरेटर है कोई ना कोई काम करता है। जिस तरह का ऑपरेटर होगा ऑपरेंट के साथ वही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ऑपरेंट जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। एक्सप्रेशन जो हमेशा एक सिंगल वैल्यू आंसर ही रिटर्न करता है। ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज। एक्सप्रेशन की वो टाइप जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए जाएंगे उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कोई भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है जी? सपोज a प्लस बी, ठीक है जी, a प्लस बी। अब इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है। फिर हमारे पास m डिवाइडेड बाय n, उसके बाद x प्लस 100। इन द एक्सप्रेशन a प्लस बी जो है वो ऑपरेटर है, a और b जो वेरिएबल्स हैं जो ऑपरेंट के तौर पर इस एक्सप्रेशन में यूज़ किए जा रहे हैं। अब आउटपुट की जो कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो हमने बात की और मैंने आपको ये समझाया भी, वाइट बोर्ड पे भी समझाया था और जो है ये सॉफ्टवेयर में भी करके आपको बताया है। ये इस तरह के अब देखें क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि जी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ड्रायर एंड ट्रेस टेबल करेंगे। अब सपोज ये हमारे पास ये लाइंस लिखी हुई हैं। अब इसके लिए आपको मैंने वर्किंग करके बताई कि आप सिर्फ हेडिंग लगाएंगे, ए और बी की हेडिंग लगाएंगे ड्रायर एंड ट्रेस टेबल के तौर पर, रफ वर्क के तौर पर, क्योंकि ये आपको जनरल कह रहा है, ये सी लैंग्वेज का वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके नहीं कह रहा। वो कह रहा है भाई ये लाइंस लिखी हुई हैं, 4 लाइंस, इन 4 लाइंस को जब एग्जीक्यूट किया गया डेफिनेटली इसमें वो मेन जो है इंक्लूड वगैरह वो है। तो जब इसको एग्जीक्यूट किया गया तो क्या जवाब आया, तो आप देखेंगे। और आपको ये मैंने करके बताया था कि आप ए और बी की हेडिंग लगाएंगे। तो ए और बी की हेडिंग लगाई, रफ वर्क में ए के नीचे लिख दिया 12, बी के नीचे लिख दिया 15, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगली लाइन पे ए प्लस बी किया, 12 और 15 को ऐड किया, ये हमारे पास 27 हो गया और ये ए को मिल गई। और ए के नीचे पहले अब 12 लिखा हुआ था, उसके नीचे आपने 27 लिख दिया, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से ये लाइन आप रफ वर्क में उस हेडिंग के नीचे नीचे जो जवाब आ रहा है वो करते जाएंगे। राइट हैंड साइड जो मैथ और कंप्यूटर में ये फ़र्क है कि इधर जो एक्सप्रेशन है उसमें राइट हैंड साइड पे जो लिखा होता है उसको वैल्यूएट करके आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड को मिल जाता है। ए प्लस बी की जो वैल्यू थी, अगर इस लाइन की बात कर रहे हैं, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15, तो 27 और 27 वैल्यू ए को मिल गई। अब ए की वैल्यू 12 नहीं है, इस लाइन को एक्सक्लूड करने के बाद ए की वैल्यू 27 है, तो उस ए के नीचे 27 लिखा हुआ है। इस तरीके से एवेल्यूएट करते जाएंगे। जब लाइन एक्सक्यूट हो गई तो क्या जवाब आया, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 12 है। इस तरीके से रफ वर्क करके आंसर निकालेंगे। फिर इस तरीके से क्वेश्चंस और कि अगर आपने ये फॉलोइंग एक्सक्यूट किया तो क्या जवाब आया। फिर इसी तरीके से 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं तो आप 3 हेडिंग्स लगाएंगे, ए, बी और टेम्प। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने करके बताया था, कंप्यूटर में भी करके बताया, वाइट बोर्ड पे भी करके बताया। हेडिंग्स आप लगाएंगे, ए के नीचे 15 लिख देंगे, बी के नीचे 12 लिख देंगे। फिर टेम्प जो है, ए की वैल्यू जो थी 15, टेम्प को वो वैल्यू मिल गई तो टेम्प के नीचे भी हमने क्या लिख दिया 15। इस तरीके से लाइन चलाते रहेंगे, वो कॉलम जो उसके नीचे नीचे वैल्यू लिखते जाएंगे, नीचे नीचे। और जब लाइन्स ख़त्म हो गई तो जो वो पूछ रहा है आपसे उस कॉलम के नीचे जो उसकी आखिरी वैल्यू होगी वो आप दिखा देंगे। यहाँ पे अगर आप ये करते हैं, आप ये देखें
यहाँ तक लाइन चलाई और वो उस कॉलम के नीचे जो आखिरी वैल्यू थी वो आपने डिस्प्ले कर दी। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड ही बातें हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास और एग्जांपल कि जी ए की वैल्यू क्या है कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब वही बात, अब इसमें ये ज़रा ज़हन में रख लें कि 3 कॉलम्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। आपने रफ वर्क में हेडिंग लगाई, ए के नीचे 0 लिखा, बी के नीचे 5 लिखा, सी के नीचे 2 लिखा। अब ये जो बात है स्टूडेंट, ज़ाहिर है अच्छे बच्चे भी होंगे और कुछ थोड़े से शरारती भी हो सकते हैं कि जब ये जो मैथ के वाले से मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, ठीक है, ये इनमें रख लें, तो अब सी की वैल्यू जो है उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सी के कॉलम के नीचे सी की वैल्यू क्या है 2, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, इस बात को ज़हन में रखना है मैथ के वाले से। जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, उसमें बी की वैल्यू 5 ऐड करेंगे, 5 और 6 जब आप ऐड करेंगे तो ए का जवाब क्या आएगा 11। यानी ये नहीं करना कि बी प्लस सी पहले कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये भी बोर्ड के क्वेश्चंस आउटपुट में शॉर्ट क्वेश्चन में कि 2 लाइंस लिखी हुई हैं और इसका जवाब क्या आया, तो आपको ये तरीका बताया कि आप जो है ये हेडिंग लगा कर ड्राई रन ट्रेस टेबल की मदद से हेडिंग लगाएंगे, एक एक लाइन चलाते जाएंगे, उसके नीचे आंसर पुट करते जाएंगे और फाइनल जब लाइंस ख़त्म हो जाएंगी तो उस कॉलम के नीचे वेरिएबल के नीचे जो आखिरी वैल्यू होगी वो आप आंसर में शो करते जाएंगे। अब ये हमारे पास एक और कि जी ए बी सी की वैल्यूज़ के हैं, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा 3 वेरिएबल हैं, फिर वही बात है ए बी सी की हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद जो है इसके नीचे अब ए और बी की वैल्यू तो कोई नहीं लिखी हुई तो सी के नीचे 500 लिखेंगे। अब ए जो है ये रिमाइंडर किया जा रहा है, सी को जब 100 से आप डिवाइड करते हैं तो बाकी क्या बचा, 100 को 5 से किया, बाकी तो 0 ही बचा ना, ठीक है ना। ये लाइन जो है अगर आप समझे, सी की वैल्यू क्या है, आप हेडिंग लगाई होगी ए बी सी, सी के नीचे 500, तो 500 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन अब जो है हमारे पास जो है डिवाइड करते हैं वो आंसर नहीं बल्कि रिमाइंडर आंसर बताना है। 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 500, तो बाकी का बचता है 0। तो ये इस राइट हैंड साइड का जवाब 0 आया और ए के वेरिएबल को 0 मिल गया, तो ए के नीचे 0 लिख देंगे इस लाइन के बाद। फिर आप क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू तो हमारे पास सी की वैल्यू तो चेंज नहीं ना हुई, वो तो सिर्फ यूज़ हुई है, चेंज तो नहीं ना हुई। अब 500 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस करते जाएंगे। फिर रिमाइंडर, सी की वैल्यू जो है आप इसको 10 से आप कर रहे हैं, रिमाइंडर बाकी क्या बचा, ठीक है। तो ये जवाब आप सी के वेरिएबल ने, आप ये देख लें यहाँ पे जब आप करते हैं ए की वैल्यू 0 है और बी यहाँ पे 50 आया हुआ था, और जब आप सी को आपने 500 को 10 से किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो सी का जवाब 0 आ गया। तो ये आप उसी तरीके से ड्राई रन ए बी सी हेडिंग लगाकर एक एक लाइन चलाते जाएंगे, उसके साथ आंसर। ए देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसको यूज़ किया जा रहा है, ये सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट हैंड साइड की सिर्फ हवाले से बात कर रहा हूँ। वैल्यू चेंज ए की हुई है, जो जवाब आया वो ए को मिला, राइट हैंड साइड का जो जवाब आया वो बी को मिला, राइट हैंड साइड का जवाब आया वो सी को मिला। तो ये जो है राइट हैंड साइड सिर्फ यूज़ हो रहा है, वैल्यू चेंज जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल है उसमें हो रही है। तो ये चीज़ जो है आप ये आउटपुट के तौर पर आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसको हमने सॉल्व किया, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, ये ऑपरेटर ऐसे सिंबल हैं जो रिलेशनशिप दो एक्सप्रेशंस को, एक पहले एक बाद में, उसके रिलेशनशिप को शो करता है। जवाब इसका ट्रू फॉल्स में आएगा। दी एक्सप्रेशन जो है, दो एक्सप्रेशन होंगे ना, एक पहले और एक बाद में, अभी ये देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है। ये जो राइट हैंड साइड, ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशंस का जो दो एक्सप्रेशन है, एक पहले या बाद में, उसका जवाब या तो 0 0 का मतलब फॉल्स आएगा या 1 1 का मतलब ट्रू आएगा। इंटीजर वैल्यू 1 इसका मतलब है ट्रू,
और 0 का मतलब फॉल्स है। ऑल दी रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। इट मीन्स ऑल लॉजिकल ऑपरेटर रिक्वायर्स, ये जो हमारे पास टू रिलेशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्स टू ऑपरेंट्स टू ऑपरेट ऑन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसकी जो प्रेसिडेंस जो है अहमियत लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा, जो अभी हमने पढ़नी है। ये कंपाउंड कंडीशन है क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आर वैल्यूएटेड बिफोर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसको कंपाउंड कंडीशन भी कहा जाता है क्योंकि एक एक्सप्रेशन पहले होता है, एक बाद में होता है। अब ये सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ये हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ये ट्रू रिटर्न करता है अगर वैल्यू जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू से ज़्यादा हो, तो ये जो है सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल जो है ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। और अगर वैसे सी लैंग्वेज के वाले से बात करें, ट्रू का मतलब होता है 1 ज़्यादातर और फॉल्स का मतलब जो है 0। लेस देन इट रिटर्न्स ट्रू, अगर जो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड की है अगर राइट हैंड साइड से छोटी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये जो है ये रिलेशनल इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को मिल नहीं जाएगी, सिर्फ कंपेयर किया जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वैल्यूज़ ऑन बोथ साइड ऑफ रिलेशन इक्वल टू आर इक्वल, यानी अगर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ये स्टूडेंट ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आगे देखें, ये चैप्टर का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सी। तो जितने भी ये तो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल बताता जा रहा हूँ। अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक के हवाले से देखे जाएँ, इसमें सिर्फ ये इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो अगले चैप्टर्स में जाकर जो है इसकी वर्किंग फिर डिफरेंट कमांड के साथ अटैच होती जाएगी। वो तो आपको इसके साथ फेमिलियर होने के लिए मैं प्रोग्राम एग्जांपल्स के तौर पे छोटे छोटे करके आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जो है इन सारों वर्किंग ऑपरेटर्स की वर्किंग जो है अगले चैप्टर्स में आएंगी। ग्रेटर देन इक्वल टू ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर है या बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन इक्वल टू ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वो छोटी है या बराबर है राइट हैंड साइड के, अदरवाइज फॉल्स। ये है नॉट इक्वल टू। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशन नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब रिलेशन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको रिलेशन एक्सप्रेशन कहा जाता है। ए रिलेशन एक्सप्रेशन इज ए स्टेटमेंट दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर टू कंपेयर टू वैल्यूज। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन, इसका भी जवाब ट्रू फॉल्स में आएगा। बोथ साइड ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी। रिलेशन एक्सप्रेशंस आर एवरीवेयर। इज, जिस तरह हम कहते हैं इज एक्स ग्रेटर देन वाई, इज दिस स्विच ऑन, ये तो हम करते ही रहते हैं कि ये इस तरह है या नहीं है। रिलेशन एक्सप्रेशन इज अ टेस्ट बिटवीन टू और मोर। इफ द टेस्ट पासेस देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। यू विल हेयर द फ्रेज evaluate to true और evaluate to false। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इफ़ द एक्सप्रेशन इज ट्रू 7 इज लेस देन 5 देन 8। 7 जो है हम कह रहे हैं इज़ लेस देन 8, ये बात सही है या गलत है? ये जो फ्रेज़ है ये ट्रू है या फॉल्स है? 7 जो है वो 8 से छोटा है, हाँ जी छोटा ही है, तो फिर इस एक्सप्रेशन का जवाब क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेशन, 3 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू है। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स है, 3 जो है वो 7 से छोटा है, छोटा थोड़ी है। आप मेरी वर्डिंग से परेशान हो रहे हैं इसलिए और करें, लिखा हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 7, तो 3 जो है वो 7 से ग्रेटर है? नहीं, 3 जो है देखें हमने ऐसे जो है ना जो प्रॉब्लम आता है, देखें आप इसको रीड करें, जो बात कही गई है ना उसको हाँ ना में कहना है, आपको माइंड में या इसको सही करके नहीं कह देना। देखें आपसे एक बात है, आपने इस बात को बताना है, बात जो स्टेटमेंट फ्रेज जो है वो सही है या गलत है, जो बोला जा रहा है वो सही। 3 इज ग्रेटर देन 7, तो आपने ये नहीं कहना नहीं नहीं सर वो 3 जो है वो उससे छोटा है, नहीं नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि फ्रेज 3 इज ग्रेटर देन 7, 3 7 से ग्रेटर है,
तो इस फ्रेज़ का जवाब बताएं, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 7, ये फ्रेज़ जो है ये गलत है, ये बात गलत है, तो इसका जवाब रिलेशन एक्सप्रेशन का फॉल्स होगा। स्टूडेंट या मिस्टेक करते हैं, वो साथ ही कहते नहीं सर वो 3 तो छोटा है। आपसे कब पूछा जा रहा है वो छोटा है, आपसे बस ये फ्रेज़ जो है इसका जवाब पूछा जा रहा है, तो फ्रेज़ का जवाब जो है वो फॉल्स है, तो इस एक्सप्रेशन का जवाब फॉल्स होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब ये कुछ वैल्यूज़ के साथ, सपोज़ दी वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 है और बी की वैल्यू 5 है। जब डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है इसके साथ वैल्यूएट किए जाएंगे तो क्या जवाब आएगा, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, हाँ जी ट्रू है। अब इसी को ज़हन में रख के आपने करते रहना है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू 5 है, इसी को ज़हन में रख कर आप प्रोसेसिंग करते जाएंगे। ए इज़ लेस देन 5, ए बी से छोटा है, नहीं, फॉल्स। क्या ए आइदर स्मॉलर और इक्वल टू 5, नहीं, ना तो वो छोटा है ना ही वो उसके बराबर है, फॉल्स। ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से ग्रेटर है, हाँ जी बी से ग्रेटर तो है लेकिन छोटा नहीं है, लेकिन इसके हम जब मैथ के वाले से भी पता है इसको कैसे बोला जाता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और है ना या है, आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और आइदर ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये इक्वल टू बी तो नहीं है, ग्रेटर देन तो है, तो जवाब ट्रू हो गया। अब ये है क्या दोनों बराबर हैं, ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए रिलेशन इक्वल टू बी, बी की वैल्यू असाइन नहीं की जा रही, ठीक है, बल्कि चेक की जा रही है, तो ए बी के बराबर नहीं है, फॉल्स। अब ये नॉट इक्वल टू बी, फिर वही बात है, ट्रिकी है, आप जो फ्रेज़ है एक्सप्रेशन है उस पर गौर करना है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देखें अब आप ये नहीं कहना कि वो बी के नहीं सर वो इस बी के इक्वल है, बी के इक्वल नहीं है, जो बात एक्सप्रेशन किया जा रहा है फ्रेज़ लिखा जाए उसके ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, आप ये बात बताएं, सिर्फ ये बात जो लिखी हुई है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं, हाँ सर जो आप बात करें वो तो ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो इसका जवाब ट्रू आ जाएगा। तो इस हवाले से ये बातें हम करेंगे। अब इसमें ये इक्वल टू ऑपरेटर, रिलेशन इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, यही बात जो है ज़हन में रख कर ये टॉपिक बताया गया है। इफ़ यू वांट टू सी इफ़ 2 और मोर वैल्यूज़ आर इक्वल, कि 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं बराबर हैं या नहीं है, असाइन नहीं कर रहे, वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो फिर आप ये यूज़ रिलेशन इक्वल टू करते हैं, ये 2 दफ़ा इक्वल टू का सिंबल। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है या y की वैल्यू x के वैल्यू के बराबर है, तो ये दी अबव कोड चेक्स टू सी इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, वो ये लाइन्स अब लिखेंगे। अभी ये स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये चैप्टर 11 में जाके ये स्टेटमेंट आनी है, तो इसलिए जो है अब इसकी वर्किंग जो है नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए आपको जस्ट ये स्लाइड्स में बताया जा रहा है। चैप्टर 11 में जाके ये एलिमेंट्स ऑफ सी हम चैप्टर 9 पढ़ें, इसका तो इस्तेमाल सारे आगे चैप्टर्स में आता रहेगा। तो लेकिन अब इफ़ जो है ये नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता है, और आप ये कह रहे हैं कि अगर ये है तो जो भी आप लाइन करने को कहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी चैप्टर 11 में, तो ये तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे बताया जा रहा है। अब इन सी में या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, इफ़ यू यूज़ अ सिंगल इक्वल साइन टू चेक फॉर इक्वल वैल्यूज़ यू विल एक्चुअली असाइनिंग वन वेरिएबल वैल्यू टू, अगर आप जो है सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को चेक नहीं कर रहे, तो इसलिए द सिंगल इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड का जवाब जो है लेफ्ट हैंड साइड को मिलता है। यू आर सेटिंग द वैल्यू, कंपाइलर्स डू नॉट ऑलवेज कैच सो बी श्योर टू प्रूव योर कोड, तो ये ज़रा ज़हन में रखना है, इक्वल टू का भी इस्तेमाल करना है और ये रिलेशन इक्वल टू का भी इस्तेमाल करना है। फॉलोइंग कोड विल ऑलवेज डिस्प्लेस पास फॉर द आउटपुट, ये आपको एग्जांपल कोई बताई जा रही है, प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ पे अब ये x वेरिएबल बनाया वैल्यू रखवा दी, y वेरिएबल बनाया वैल्यू रखवा दी। अब ये देखें, अब ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप चेक नहीं कर रहे बल्कि x की वैल्यू y को दे रहे हैं, तो ठीक है x की वैल्यू y को दे दें, इसमें क्या अर्ज है। आपने जो ये प्रिंसेस में जो लिखा है काम करने को, ठीक है पूरा हो जाएगा, x की वैल्यू y को मिल जाएगी, तो इसने तो हमेशा ट्रू आंसर देना ही देना है, क्योंकि आप चेक नहीं कर रहे, आप x की वैल्यू को y की वैल्यू से चेक नहीं कर रहे या y की वैल्यू को x से चेक नहीं कर रहे, बल्कि x की वैल्यू y को दे रहे हैं। ठीक है जी, आप x की वैल्यू y को दे दें,
तो ये जो है ये काम किया जा सकता है, तो ये तो हमेशा ट्रू ही आंसर देगा, ठीक है। तो दी फॉलोइंग कोड विल ऑलवेज डिस्प्ले, पास करते हैं तो अगर हम ये करें तो ये इसने हमेशा जो है, ये चैप्टर 11 में जाकर हम देखेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बताया जा रहा है। अगर आप x की वैल्यू y को मिल गई, ठीक है जी, मिल गई, ये ऑपरेशन कर दिया गया, इसने आंसर तो ट्रू दे ही देना है, x की वैल्यू y को मिल गई है ना। तो जब ट्रू करेंगे तो ये ब्लॉक हमने बनाया है, इसमें प्रिंटर में पास कर रहे हैं, तो ये तो जब भी प्रोग्राम आप चलाएंगे इसने हमेशा ये पास आंसर देना ही देना है। वो तो जब आप इसको डबल इक्वल टू करेंगे तो फिर वो बात आएगी कि वो x और y जो है वो बराबर नहीं है, तो इसने ये पास शो नहीं करना, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ये इक्वल टू जो है उसको आप रिलेशन इक्वल टू भी कन्वर्ट करें, और जब टेस्ट करेंगे इफ़ टेस्ट विल नॉट डिस्प्ले पास, द एक्सप्रेशन विल वैल्यूएट टू फॉल्स बिकॉज 7 डज नॉट इक्वल 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमने ये इधर आपने y डबल इक्वल टू, अब आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू y के बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज ये एवेल्युएट नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक है, इक्वल टू ऑपरेटर, रिलेशनल इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है ये लेक्चर जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं। आज हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमने देखे, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमने थ्योरेटिकली देखी, सॉफ्टवेयर की मदद से देखी, इसको वैल्यूएट करके दिखाया। तो स्टूडेंट ये जो है जितनी भी आपको ये लेक्चर्स बताए जा रहे हैं, डेफिनेटली सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की मदद से इसको चलाएं, इसको डेफिनेटली वैल्यूएट करें। जब तक आप इसकी वैल्यूएशन इस सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं ये सी लैंग्वेज के वर्जन में इसको यूज़ करते हुए इनको चेक करें, इसको चलाएं, इसके साथ फेमिलियर होते जाएंगे। सी लैंग्वेज कोई भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। साथ साथ जैसा मैथ जो है, मैथ की बुक से थोड़ी आता है कि मैथ जो है वो की से देखें उसका आंसर देखें, रटों से तो नहीं आता ना। तो इसलिए ये जो है की बुक अगर आती है वो तो आप वर्किंग कर लें, बाद में कोई मसला पड़ जाए तो उसके लिए होता है। तो ये सी लैंग्वेज जो है ये भी ऐसी ही है कि ये सिर्फ स्लाइड्स देखने से नहीं होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी। तो स्टूडेंट जो है ये यहीं से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मज़ीद कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तो ये टॉपिक जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।